Hello students, welcome to chemistry class. Today I will explain you the second topic of unit surface chemistry, that is catalysis. Student, it is a very simple topic, so please watch the video carefully. कोशिश करूँगी कि आपको ये वाला टॉपिक इसी सेशन में लर्न हो जाए, ठीक है। अगर आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, समझ के करेंगे तो आपको इसी सेशन में सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ कैटेलिसिस। कैटेलिसिस जो होता है ये एक वर्ड है, कैटेलिस्ट उससे कनेक्टेड टर्म है। कैटेलिस्ट कौन होते हैं? कैटेलिस्ट की केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो कैटेलिस्ट क्या है ये हमें कई चैप्टर्स के अंदर पढ़ना पड़ेगा, तो हम इस चैप्टर में इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कैटेलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। कैटेलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच कैन चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन without changing their mass and composition, and they will regenerate after the reaction. क्या बातें ध्यान में रखी हमने कैटेलिस्ट के बारे में? नंबर 1, दे कैन चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 2, कोई मास कंजम्पशन नहीं होगा, कोई कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आएगा, एंड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन दे विल रीजेनरेट। रिएक्शन के पूरा होने के बाद ये वापस रीजेनरेट हो जाएंगे। तो कितनी स्पेसिफिक, कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ या कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें लगती है कैटेलिस्ट, ठीक है। तो हम कैटेलिस्ट के बारे में अब हमें क्या समझ में आया? कैटेलिस्ट आर द सब्सटेंसेस विच कैन चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट चेंजिंग देयर मास एंड कॉम्पोजिशन, एंड दे विल रीजेनरेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज कैटेलिसिस। इस फिनोमिना को, इस घटनाक्रम को हम क्या बोलेंगे? कैटेलिसिस बोलेंगे, ठीक है। तो कैटेलिस्ट जो होते हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं पॉजिटिव और एक हो सकते हैं नेगेटिव। पॉजिटिव कैटेलिस्ट कौन है? जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं? फास्ट कर देते हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे उनको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कैटेलिस्ट। और जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन कर देंगे उनको हम क्या कहेंगे? नेगेटिव कैटेलिस्ट। जनरली कैटेलिस्ट को हम एज अ पॉजिटिव कैटेलिस्ट ही यूज़ में लेते हैं, लेकिन कुछ एक रिएक्शंस हैं जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पर जो एल्कोहल है वो क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीडेशन को क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है। ऐसा बहुत कम होता है जब हमें नेगेटिव कैटेलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ हम पॉजिटिव कैटेलिस्ट को ही यूज़ में लेते हैं। तो पॉजिटिव कैटेलिस्ट वो हो गए जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? इंक्रीज। और नेगेटिव कैटेलिस्ट वो हो गए जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देंगे? स्लो डाउन। और कैटेलिस्ट वो होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? अब एक और टर्म आती है, पॉइजन्स एंड प्रमोटर्स। अब देखो, अगर हमें एक रिएक्शन थी और हमें उस रिएक्शन की क्या बढ़ानी थी? स्पीड बढ़ानी थी, तो हमने क्या यूज़ में लिया? कैटेलिस्ट। अब अगर हमें कैटेलिस्ट की भी एक्टिविटी बढ़ानी है, कैटेलिस्ट की एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो उसके लिए जो सब्सटेंस यूज़ में लेंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रमोटर्स। यानी प्रमोटर्स आर द सब्सटेंस विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कैटेलिस्ट और विच कैन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट। उनको हम क्या बोलेंगे? प्रमोटर्स। जैसे कि जो हेबर प्रोसेस होता है, N2+3H2 gives 2NH3, इसके अंदर एक मोलिब्डेनम हम यूज़ में लेते हैं और वो मोलिब्डेनम किसका काम करता है? प्रमोटर का काम करता है, यानी वो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, ठीक है। इसी में एक टर्म आती है पॉइजन, जो प्रमोटर्स की जस्ट ऑपोजिट है। जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दें वो तो कौन हो जाएंगे? प्रमोटर्स। और जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर दें वो क्या कहलाएंगे? पॉइजन्स।
तो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाने वाले हो जाएंगे प्रोमोटर्स और कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने वाले हो जाएंगे पॉइजन्स। ठीक है, अब पॉइजन्स का कोई एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो किसका काम करती है, पॉइजन का काम करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि ये प्रमोटर्स और जो पॉइजन्स हैं वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कैसे कम और कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एंजाइम के स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा, जो हम केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ में थोड़ा बहुत कर भी चुके हैं। अगर एक एंजाइम के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा बहुत देखें तो इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी एंजाइम के स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, चलो जैसे हमने वहाँ दिखा रखा था वैसे ही दिखा देती हूँ मैं आपको, इस तरह से शो करते हैं। अब ये पूरा एंजाइम जो होता है ये एक्टिव नहीं होता, केवल इसका जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट। तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो इस एक्टिव साइड को क्या बना देते हैं, रफ बना देते हैं और इसके एरिया को क्या कर देते हैं, इनक्रीज कर देते हैं। और जब इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में इसके ऊपर जो रिएक्टेंट लगेगा वो ज़्यादा लग जाएगा। तो एक बार में ज़्यादा रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जो पॉइजन्स होते हैं वो इस एक्टिव साइट को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक यानी रोक देंगे। तो जब एक्टिव साइट रुक जाएगी तो ऐसी स्थिति में एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब तक हमने जो इसमें टर्म्स पढ़ी वो हमने क्या क्या पढ़ी कि कैटलिस्ट किसे कहते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट कौन होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट कौन होते हैं, पॉइजन्स कौन होते हैं, प्रमोटर्स कौन होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। पॉइजन्स जो हैं वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कैसे कम करते हैं और जो प्रमोटर्स हैं वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है वो आता है टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, कैटलिस्ट कितने तरह के होते हैं। तो कैटलिस्ट जो हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं। वी कैन क्लासीफाई कैटलिस्ट इन टू कैटेगरीज। नंबर वन इज कैटलिस्ट, दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज होमोजेनस कैटेलिसिस एंड नंबर टू इज हेट्रोजीनस कैटेलिसिस। होमोजीनस कैटेलिसिस का क्या मतलब है, होमो मीन्स क्या होता है, सेम, और हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट। जिसमें रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट अगर दोनों सेम फेज में होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, होमोजीनस कैटेलिस्ट। और यदि इन दोनों की फेज क्या होगी, अलग अलग होगी, यानी कि जो रिएक्टेंट है और जो कैटेलिस्ट है उनकी अगर फेज कैसी है, डिफरेंट है, तो उनको हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस कैटेलिसिस। तो होमोजेनस कैटेलिसिस वो हैं जिनमें रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट की फेज सेम होगी, और हेट्रोजीनस कैटेलिसिस वो हैं जिसमें रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट की फेज क्या होगी, डिफरेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फेज, फेज का क्या मतलब है, ये तो हम लोअर क्लास से जानते हैं कि तीन तरह की फेज होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी कि अगर रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट दोनों गैस हों या दोनों सॉलिड हो या दोनों लिक्विड हो तो इसका मतलब उनकी फेज कैसी हो गई, सेम, और वो क्या कहलाएंगे, होमोजीनस। और यदि हमारे रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट में दोनों अलग अलग हैं, यानी एक लिक्विड है, एक गैस है, या एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, इस तरीके से हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। होमोजीनस कैटेलिस्ट आर दोज इन विच the phase of reactant and catalyst is same, while in heterogeneous catalysis the phase of reactant and catalysts are different. ठीक है, अब
जो थोड़ा सा टफ पड़ता है ना वो क्या है, एग्जाम्पल। तो हमें होमोजीनस और हेट्रोजीनस के क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कई बार तो यही पूछ लेते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनस कैटेलिसिस, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हेट्रोजीनस कैटेलिसिस, या कोई रिएक्शन दे देते हैं, पूछ लेते हैं कि ये होमोजीनस कैटेलिसिस का एग्जाम्पल है या हेट्रोजीनस का। तो उनको हमें याद करना है। और मैंने यहाँ पर वही रिएक्शंस ली हैं जो केमिस्ट्री में बार बार काम आएंगी आपके। जब केमिस्ट्री के बाकी के जो चैप्टर्स हैं, रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, उनमें भी इनका यूज़ होगा। तो जब एक रिएक्शन हमें एक चैप्टर में करनी है तो वही रिएक्शंस हमें दूसरे में भी करनी, तीसरे में भी करनी, कई में करनी है, तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू लर्न दैम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं होमोजीनस कैटेलिसिस। होमोजेनस कैटेलिसिस का जो सबसे पहले वाला है ये है हमारा SO2 + O2 गिव्स 2SO3। इसको हम बोलते हैं लेड चैम्बर प्रोसेस। लेड चैम्बर प्रोसेस, ये लेड चैम्बर प्रोसेस है, किसको बनाने का है, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का है, जो हम अपने 7th चैप्टर के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 16 ग्रुप में पढ़ेंगे। तो ये रिएक्शन हमें वहाँ तो पढ़नी है, तो हमने इसको यहाँ भी लर्न कर लिया। तो एक ही रिएक्शन से हम कई जगह काम चला लेंगे। तो SO2 + O2 जो है ये, इसमें लेड चैम्बर प्रोसेस जो है ये बहुत सारी रिएक्शंस हैं, उसमें से बहुत सारी रिएक्शंस हैं, उसमें से ये एक रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है ये। ठीक है, तो SO2 + O2 गिव्स 2SO3। अब आप बताओ इसमें रिएक्टेंट कौन है हमारा, SO2। रिएक्टेंट हमारा कौन हो गया, SO2। दूसरा रिएक्टेंट कौन हो गया, O2। दोनों कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। और जो हमारा NO है वो भी कौन सी स्टेट के अंदर है, गैसियस स्टेट में है। यानी कि हमारा रिएक्टेंट और जो हमारा कैटलिस्ट है दोनों सेम फेज में है। ठीक है, तो इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, होमोजीनस का। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वो हो गया हमारा नेक्स्ट CH3COO(C2H5) + वाटर। ये है हमारा एस्टर। एस्टर हमेशा कौन सी फेज़ में होते हैं, लिक्विड फेज़ में। वाटर की प्रेजेंस में वाटर भी कौन सी फेज़ में है, लिक्विड की में है। दोनों रिएक्टेंट कौन सी फेज़ में हो गए, लिक्विड में। और कैटेलिस्ट यहाँ हमारा H+ है। H+ का मतलब क्या हो गया, एसिड। और ये एसिड H+ आयन कौन से मीडियम में देता है, एक्वस मीडियम में। यानी ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। यानी हमारे रिएक्टेंट्स और कैटेलिस्ट दोनों कौन सी स्टेट में आ गए, लिक्विड स्टेट के अंदर आ गए। तो इसमें ये सिंपल रिएक्शन है आपकी, जो हमने एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन पढ़ी थी 10th क्लास में, ये उसी की रिवर्स रिएक्शन है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो वहाँ हमने ये पढ़ा था कि एसिड और अल्कोहल मिलकर क्या बनाते हैं, एस्टर। और यहाँ हम एस्टर से क्या बना रहे हैं, एसिड और अल्कोहल। एक्चुअली इसके अंदर जो है आपका ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और यहाँ क्या आ जाता है, H, और यहाँ क्या आ जाता है, OH। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है इसके अंदर वो है सुक्रोज की, जो हम ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं। और बायोमोलिक्यूल्स में हमने पढ़ा था कि सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है और एक मॉलिक्यूल किसका मिलता है, फ्रुक्टोज का। तो जो बायोमोलिक्यूल में रिएक्शन याद करी थी वही रिएक्शन हमने यहाँ पे लिख दी। अब इसके अंदर आप देखिए कि ग्लूकोज कौन सी में है, एक्वस में, यानी इसको वाटर में डिजोल्व किया हुआ है। वाटर कौन सी फेज में है, लिक्विड में। और ये रिएक्शन भी किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में। एसिड एक्वस मीडियम में क्या देता है, H+। यानी कि ये तीनों चीज़ें कौन सी फेज में हो गई, लिक्विड फेज में हो गई। यानी ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, ये भी किसका हो गया, होमोजीनस कैटेलिसिस का। तो पहला हो गया हमारा लेड चैम्बर प्रोसेस, दूसरा हो गया हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, और तीसरा हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ध्यान करो कि यही रिएक्शन हमने पढ़ी थी इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में। यही रिएक्शन हमने सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस में पढ़ी। और यही रिएक्शन अब जो है होमोजीनस कैटेलिसिस का क्या बन रहा है, एग्जाम्पल। अगर आप इस तरह से कंपैरिजन करके पढ़ोगे कि ये हमने पहले किस यूनिट में पढ़ा था, फिर किस यूनिट में पढ़ा था, तो वो आपको हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर आपको पक्की याद करनी है, आपको अच्छे से याद करना है, तो उसको इसी तरह से कंपेयर करो जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट होमोजीनस कैटेलिसिस। अब हम बढ़ते हैं हेट्रोजीनस कैटेलिसिस की तरफ।
हेट्रोजीनस कैटालिसिस के अंदर हमें 3 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो आगे हमें पी ब्लॉक में पढ़ने हैं, तीनों के तीनों। तो मैंने यहीं पर ही आपको थोड़ा सा बता दिया ताकि आगे भी आपको याद करने में आसानी हो। पहला आता है हैबर प्रोसेस, जिससे अमोनिया गैस बनाई जाती है। ये इंडस्ट्रियल मेथड है अमोनिया गैस को बनाने का। अगला आता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस, इससे नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है। उसकी कई सारी रिएक्शंस है, उसमें से फर्स्ट रिएक्शन ये है। और अगला आता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आप ध्यान से देखो तो यही रिएक्शन है, ये लेड चैम्बर प्रोसेस है। और ये कौन सा है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। केवल कौन चेंज हुआ है? कैटलिस्ट चेंज हुआ है। यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट है और यहाँ कैटलिस्ट कौन है? V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड। कैटलिस्ट बदल गया, मेथड ही बदल गया, नाम ही बदल गया। इसका लेड चैम्बर प्रोसेस है, इसका क्या हो गया? आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस हो गया। अब हैबर प्रोसेस के अंदर आप देखिए कि इसमें एक तो N2 गैस हो गई और एक कौन सी हो गई? H2 गैस। दोनों गैस है, लेकिन कैटलिस्ट कौन है? आयरन। वो कौन सी स्टेट में हो गया? सॉलिड। तो दोनों की फेज क्या हो गई? अलग। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया और ऑक्सीजन क्या है? गैस। और प्लेटिनम कैसा हो गया? सॉलिड हो गया। तो ये भी दोनों अलग हो गए, ये गैस और ये सॉलिड। अगर कॉन्टैक्ट प्रोसेस में चलते हैं तो ये क्या हो गए? गैस। SO2 और O2 क्या होगी? गैस। और V2O5 क्या हो गया? सॉलिड। यानी इन दोनों की फेज भी क्या हो गई? अलग हो गई। यानी कि ये तीनों एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे? हमारे हेट्रोजीनस कैटालिसिस के हो जाएंगे। ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो हमने पॉलीमर्स में पढ़ा था, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन, और वहाँ हमने जिगलर नाटा काम में लिया था। वो भी कौन सी स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। और इथीन जो होती है कौन सी स्टेट में होती? गैस में। तो इथीन रिएक्टेंट था और जिगलर नाटा कौन था? कैटलिस्ट। वो सॉलिड फेस में था। इसी तरीके से एक एग्जांपल जो हम बचपन से छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल, जिससे कि ऑयल, वेजिटेबल ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाता है? वनस्पति घी में, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो वहाँ निकल कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। और ऑयल कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? हेट्रोजीनस कैटालिसिस का। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि हेट्रोजीनस कैटालिसिस किसे कहते हैं और होमोजीनस कैटालिसिस किसे कहते हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। हमने ये भी पढ़ा कि प्रमोटर्स क्या होते हैं, पॉइजन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट क्या होते हैं, कैटालिस्ट खुद क्या होते हैं और कैटालिसिस क्या होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ और वो है थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। जब हमने ये कहा कि कैटालिस्ट 2 तरह के होते हैं तो उन दोनों कैटालिस्ट की थ्योरी भी अलग अलग है। यानी कि होमोजीनस कैटालिसिस की थ्योरी अलग है और हेट्रोजीनस कैटालिसिस की थ्योरी अलग है। तो पहले हम इसमें देख रहे हैं होमोजीनस कैटालिसिस की थ्योरी। होमोजीनस कैटालिसिस की थ्योरी का नाम है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। अब पहले आप मुझे ये बताएं कि इंटरमीडिएट किसे कहते हैं? इंटरमीडिएट किसे कहते हैं? लास्ट ईयर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायंस, कार्बोएनायंस, वो सब क्या थे? फ्री रेडिकल्स थे। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम रिएक्टेंट से कभी भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो बीच में क्या बनते हैं? इंटरमीडिएट्स बनते हैं। ठीक है। तो इस थ्योरी के अंदर भी हमको यही देखना है कि इसमें इंटरमीडिएट कैसे बनेंगे। ठीक है। तो इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों मिलकर के पहले क्या बनाएंगे? इंटरमीडिएट। और फिर वो इंटरमीडिएट टूट करके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। और वापस क्या बना देगा? कैटलिस्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो कैटलिस्ट होते हैं, जो भी कैटलिस्ट होते हैं, ये सभी कैटलिस्ट रीजनरेट होते हैं रिएक्शन के बाद में, ये कंज्यूम नहीं होते हैं। कैटलिस्ट क्या हो जाते हैं? रीजनरेट। तो आप देखिए यहाँ रिएक्टेंट साइड पर भी क्या है? कैटलिस्ट। और यहाँ प्रोडक्ट साइड पर भी क्या है? कैटलिस्ट, क्योंकि ये रीजनरेट होता है। और रिएक्टेंट बोलो किस में कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट। लेकिन डायरेक्टली ना कन्वर्ट होकर के किसके थ्रू कन्वर्ट हो रहा है? इंटरमीडिएट के थ्रू कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो वो हम कैसे समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, वो देखो आप।
अभी हमने लेड चैम्बर प्रोसेस पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि 2SO2 + O2 मिलकर क्या बनाते हैं 2SO3, और उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड किसका काम कर रहा था, कैटेलिस्ट का काम कर रहा था। यहाँ हमने ये देखा है कि रिएक्टेंट और कैटेलिस्ट मिलकर क्या बनाते हैं, इंटरमीडिएट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे 2 रिएक्टेंट है, उसमें से एक रिएक्टेंट यानी O2 जो है वो कैटेलिस्ट के साथ यानी NO के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो किसका काम करेगी, इंटरमीडिएट का काम करेगी। ये किसका काम कर रही है, इंटरमीडिएट का काम कर रही है फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में O2 और नाइट्रिक ऑक्साइड मिलकर क्या बना रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो इंटरमीडिएट है। नेक्स्ट स्टेप में ये इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है और फिर क्या बना रहा है, प्रोडक्ट SO3, और साथ में NO बना रहा है। NO कौन था, हमारा कैटेलिस्ट, जो क्या हो रहा है, रीजेनरेट, यानी ये रिएक्टेंट साइड पे भी था और ये प्रोडक्ट साइड पर भी है। अब इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट को तो हम क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि इंटरमीडिएट अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, प्रोडक्ट में। लेकिन कैटेलिस्ट को कैटेलिस्ट से हम नहीं काटेंगे क्योंकि रीजेनरेट हो गया। तो ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या मिली, O2 + SO2 गिव्स SO3, और NO जो है वो यहाँ किसका काम करेगा, कैटेलिस्ट का। यानी कि यहाँ कैटेलिस्ट ने इंटरमीडिएट बनवाने में हेल्प करी और वो इंटरमीडिएट फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट एंड कैटेलिस्ट में। अगर हमारी एक रिएक्शन इस तरीके से होती है कि रिएक्टेंट डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में, और एक रिएक्शन हमारी हो रही है कि रिएक्टेंट से पहले क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट, और फिर इंटरमीडिएट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, तो ये इन द एब्सेंस ऑफ कैटेलिस्ट है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट है। तो कैटेलिस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है, और इंटरमीडिएट फॉर्मेशन की वजह से जो है वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि कैटेलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाते हैं। यहाँ हमने मेथड देखा है इसका एक, कि वो इंटरमीडिएट बनवाएगा और वो इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट और कैटेलिस्ट में। अब हम देखते हैं कि हेट्रोजीनस कैटेलिसिस का क्या थ्योरी है। हेट्रोजीनस कैटेलिसिस की थ्योरी को हम 2 और नामों से जानते हैं, वो क्या है, हमारी सरफेस थ्योरी या एडजॉर्प्शन थ्योरी। अभी जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको सरफेस या एडजॉर्प्शन थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो कैटेलिसिस का टॉपिक है ये हम सरफेस केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो सरफेस केमिस्ट्री में तो हमें वही रिएक्शंस पढ़नी थी जो कहाँ होती है, सरफेस के ऊपर होती हैं, हमें केवल वही रिएक्शंस पढ़नी थी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि हेट्रोजीनस कैटेलिसिस जो है वो किस थ्योरी पे बेस्ड है। थ्योरी का नाम है एडजॉर्प्शन थ्योरी या सरफेस थ्योरी। ठीक है, अब ये जो थ्योरी है ये 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जैसे ये थ्योरी कितने स्टेप में पूरी हो रही थी, 2 स्टेप में। पहले स्टेप में रिएक्टेंट से क्या बन रहा था, इंटरमीडिएट, दूसरे स्टेप में इंटरमीडिएट से क्या बन रहा था, प्रोडक्ट। ऐसे ही ये कितने स्टेप में पूरी होगी, 5 स्टेप में। पहले हम उन स्टेप्स के नाम ले लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में आता है डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट टू कैटेलिस्ट। सेकेंड स्टेप का नाम आता है एडजॉर्प्शन। थर्ड स्टेप का नाम आता है केमिकल रिएक्शन। फोर्थ स्टेप का नाम आता है डिसॉर्प्शन एंड फिफ्थ में आता है डिफ्यूजन। यानी कि फर्स्ट स्टेप भी डिफ्यूजन है और लास्ट स्टेप भी क्या है, डिफ्यूजन है। सेकेंड स्टेप एडजॉर्प्शन है, थर्ड स्टेप केमिकल रिएक्शन है और फोर्थ स्टेप क्या है, डिसॉर्प्शन है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए कि हमने यहाँ टर्म यूज़ में ले रहे हैं एडजॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन। बताओ ये सब किस में आ रही थी, एडजॉर्प्शन के टॉपिक में तो पढ़ा था। और एडजॉर्प्शन कैसा था, सरफेस फिनोमिना था, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, सरफेस कैटेलिसिस कह रहे हैं। चूँकि इसमें एडजॉर्प्शन होगा इसलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, एडजॉर्प्शन थ्योरी कह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा कैटेलिस्ट है ना, इस कैटेलिस्ट को हमने इस तरह से मैंने दिखाया है। ये कैटेलिस्ट किसका काम करेगा, ये कैटेलिस्ट काम करेगा एडजॉर्बेंट का, एडजॉर्बेंट का। और ये जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं ये किसका काम करेंगे, एडजॉर्बेट का। तो जो ये एडजॉर्बेंट है ये एडजॉर्बेट को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यानी कैटेलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो उससे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन।
और डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ हो रहा है, रिएक्टेंट से कैटेलिस्ट की तरफ इसका हो रहा है, रिएक्टेंट से कैटेलिस्ट। तो रिएक्टेंट को मैंने क्या लिख दिया R और कैटेलिस्ट को मैंने क्या लिख दिया है, C लिख दिया है। ठीक है, सेकेंड स्टेप के अंदर जो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स थे वो कैटेलिस्ट पर आकर एडजॉर्ब हो गए। तो बताओ सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो गया, एडजॉर्प्शन हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो ये रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बनने को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। यानी थर्ड स्टेप में कैटेलिस्ट की सरफेस के ऊपर केमिकल रिएक्शन होगी और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर क्या होगा कि जब प्रोडक्ट बन जाएंगे तो वो कैटेलिस्ट से थोड़ी जुड़े रहेंगे, हमें कैटेलिस्ट से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट थोड़ी चाहिए, हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, डिसॉर्प्शन। अब आप बताओ डिसॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, सेपरेशन ऑफ एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। तो हमारा ये कौन था, एड्सॉर्बेंट, ये कैटेलिस्ट कौन था, एड्सॉर्बेंट, और प्रोडक्ट हमारे कौन बन गए, एड्सॉर्बेट। दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, अलग हो गए। ये देखो दोनों अलग हो गए, यानी क्या हो गया, डिसॉर्प्शन हो गया। और लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये प्रोडक्ट जो हैं वो कैटलिस्ट से दूर जाने लग जाएंगे, दूर मूव करेंगे। ठीक है, दे विल मूव फार फ्रॉम कैटलिस्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। जब भी मूवमेंट होगा तो हम क्या टर्म यूज़ में लेंगे, डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन आपका कहाँ से कहाँ हो रहा है, अब आपका जो डिफ्यूजन हो रहा है वो कैटेलिस्ट से दूर कौन जा रहे हैं, प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। यहाँ रिएक्टेंट कैटेलिस्ट के पास आ रहे थे, यहाँ प्रोडक्ट कैटेलिस्ट से क्या जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला। सर एड्सॉर्प्शन थ्योरी, हेट्रोजीनस कैटेलिसिस, हमने यहाँ एड्सॉर्प्शन को कैसे रिलेट करा, कैटेलिसिस से रिलेट करा, कौन से कैटेलिस्ट, हेट्रोजीनस कैटेलिसिस से हमने इसको रिलेट करा। और इसको रिलेट करने के बाद हमें क्या पता लगा कि भाई जो ये कैटेलिस्ट होता है ये खुद एक एड्सॉर्बेंट की तरह काम करता है और उसके ऊपर रिएक्टेंट पहले उसकी तरफ मूव करते हैं, फिर उससे जुड़कर एड्सॉर्प्शन करते हैं, फिर वहाँ केमिकल रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर वो प्रोडक्ट जो है वो कैटेलिस्ट की सरफेस को छोड़ते हैं यानी डिसॉल्व होते हैं, और फिर अल्टीमेटली दे विल मूव फार फ्रॉम द एड्सॉर्बेंट यानी डिफ्यूज हो जाते हैं। तो 5 पॉइंट क्या बन गए इसके हमारे, नंबर 1 डिफ्यूजन of reactant towards catalyst, number 2 adsorption of reactant on catalyst, and then formation of product from reactant on the surface of catalyst, then the separation of product and catalyst, and in last movement of product far from catalyst. So ये हमारी थ्योरी हो गई हेट्रोजीनस कैटेलिसिस की। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं इसके अंदर कि हेट्रोजीनस कैटेलिसिस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमने होमोजीनस कैटेलिसिस और हेट्रोजीनस कैटेलिसिस दोनों की थ्योरी समझ ली। इसकी थ्योरी का नाम था इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी और इसकी थ्योरी का नाम था सरफेस और एड्सॉर्प्शन थ्योरी। अब हमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं जो किससे रिलेटेड है, हेट्रोजीनस कैटेलिसिस से रिलेटेड है। तो मैं पहले ये रब कर देती हूँ ताकि मैं आपको वो तीनों टर्म समझा सकूँ। हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट की 3 प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एक्टिविटी। सेकंड जो प्रॉपर्टी करनी है वो हमें करनी है स्पेसिफिसिटी, और जो थर्ड प्रॉपर्टी करनी है वो हमें करनी है सेलेक्टिविटी। ये 3 प्रॉपर्टी हमको डिस्कस करनी है और ये तीनों प्रॉपर्टी किससे लिंक्ड है, हेट्रोजीनस कैटेलिसिस से कनेक्टेड है। हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट जो है वो 3 तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक्टिविटी, स्पेसिफिसिटी एंड सेलेक्टिविटी। एक्टिविटी का क्या मतलब होता है, एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि जो हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट होते हैं, जो हमारे हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को काफ़ी इंक्रीज़ कर देते हैं।
तो उसकी इस प्रॉपर्टी को कि हाउ मच दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, दिस कैपेबिलिटी ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट इज नोन एज एक्टिविटी। यानी एक्टिविटी ये बताती है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है वो उसको हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कितनी स्पीड से बढ़ा सकते हैं, ये उसकी क्या कहलाती है, एक्टिविटी। तो सभी हेट्रोजीनस कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को कई टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसके अंदर स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का क्या मतलब है कि जो हर कैटलिस्ट है वो एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही क्या कर सकता है, कैटेलाइज कर सकता है। जैसे हैबर प्रोसेस को कैटेलाइज केवल आयरन कर सकता है, इसी तरीके से ओस्टवाल्ड प्रोसेस को प्लेटिनम कर सकता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कैटेलिस्ट क्या काम में लिया था हमने, V2O5, तो दे आर स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि हम एक कैटेलिस्ट को सभी रिएक्शंस को उससे कैटेलाइज करवा लेंगे, देयर इज ए स्पेसिफिक कैटेलिस्ट फॉर ए स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन। और सबसे जो थोड़ा सा टफ पोर्शन है वो आता है हमारा सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब समझिए कि समटाइम्स कैटलिस्ट हैव कैपेबिलिटी टू सेलेक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। कभी कभी कैटलिस्ट क्या करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा इसका भी सिलेक्शन करते हैं, और इनकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, सेलेक्टिविटी। मीन्स दे आर कैपेबल ऑफ सेलेक्टिंग द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको एक रिएक्शन लिख के बताती हूँ सेलेक्टिविटी का, जिससे आपको पता लग जाएगा कि अगर मैं इथाइन लेती हूँ, अगर मैं अपना रिएक्टेंट क्या लेती हूँ, इथाइन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइन। ठीक है, और इसका हम हाइड्रोजिनेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, CH3, यानी हमें क्या मिलता है, इथेन। ठीक है, लेकिन अगर हमने कैटलिस्ट बदल दिया, और मैं यहाँ कैटलिस्ट लिख रही हूँ, देखो लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, इथीन। यानी कि इथाइन से इथीन बनेगा या इथाइन से इथेन बनेगा, ये किसने सेलेक्ट करा, कैटलिस्ट ने। अगर हम प्लेटिनम कैटलिस्ट काम में लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इथेन। और अगर हम लिंडलार्स कैटलिस्ट काम में ले रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इथीन। तो ये तीन जो हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं, किसके करेक्टरिस्टिक्स करें हमने, हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के। ठीक है, तो आज मैंने आपको कैटलिस्ट से रिलेटेड का टॉपिक्स जितने भी कराए, जितने भी मैंने आपको बातें बताई हैं, इसकी जगह जिसमें मेन बात थी होमोजेनस और हेट्रोजीनस कैटलिसिस की डेफिनेशन थी, एग्जाम्पल थी, थ्योरी थी, और हेट्रोजीनस कैटलिसिस के करेक्टरिस्टिक्स थे जो कि तीन थे। पहला था एक्टिविटी, दूसरा स्पेसिफिसिटी, और तीसरा सेलेक्टिविटी, जो एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन में कई बार पूछे हुए हैं। सो इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आपको अच्छे से वीडियो देखनी है, समझनी है, और फिर लिख कर आपको याद करनी है। केमिस्ट्री को याद करने का एक ही तरीका है कि आप इसको लिख कर याद करें, और इसमें आपको ज़्यादा लंबी सीटिंग देने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी सीटिंग दो, लेकिन कई सारी दो। सेकंड सीटिंग में, फर्स्ट सीटिंग वाले में जो आपने करा है उसको रिवाइज़ करके फिर आप नेक्स्ट याद करो। जब थर्ड सिटिंग में बैठे तो फर्स्ट और सेकंड सीरीज़ का आप अपना रिवाइज़ करें, फिर अपना थर्ड सिटिंग का याद करें, तो इसको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मुझे लगता है आपको सारा कुछ बढ़िया समझ में आ गया होगा। सो स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड डू स्टडी। गुड बाय।